जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके थ्रू मैं आप तक पहुंचाता हूं वीडियोस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, ये जैसे मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए, इन टॉपिक पे आपकी रसाई होनी चाहिए, उन तक वो टॉपिक मैं आप तक पहुंचाता हूं। अब तक जो हमने इस टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट में से हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसमें हमने इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट आई वो देखी और फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आई वो हमने देखी। उसकी रिवीजन के तौर पे आपको बताता चलूं कि जो सेल्स टैक्स के अंदर अमेंडमेंट आई हैं वो आई हैं अपील से रिलेटेड के कितनी अपील होगी तो कहां पर करनी है, कितना रेवेन्यू होगा तो कहां पर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जो अपील से रिलेटेड चेंजेस आई हैं वो आप तक पहुंचानी है, उसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सेक्शन 4 है किसका, टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो अभी रिसेंटली पास हुआ है असेंबली से, उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ले जी, इन सेक्शन 122A आपको बता दूं कि ये असेसमेंट का सेक्शन था जिसके तहत टैक्स पेयर्स की रीअसेसमेंट की जाती थी। इन सब सेक्शन 1 आफ्टर द एक्सप्रेशन कमिश्नर अपील्स द एक्सप्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ द टैक्स assessment or as the case may be refund of the tax does not exceed 20 million rupees shall be inserted। okay, सेल्स टैक्स में हमारी जो लिमिट थी कमिश्नर अपील तक अपील करने की वो 10 मिलियन थी, फेडरल एक्साइज में जो लिमिट थी 5 मिलियन है, और इनकम टैक्स के अंदर जो हमारी अपील है वो है 20 मिलियन रुपीस की। सॉरी, ले जी, सेक्शन 124 में क्या चेंजिंग आया। 124 था अपील्स का सेक्शन कि जिसके तहत कमिश्नर अपील ऑर्डर पास करता था, वो वाला सेक्शन है जिसके तहत हम अपील वो करते थे, अपील क्या इफेक्ट देते थे हम। इसमें जी लिमिट आ गई है जी, याद रखें 20 मिलियन की लिमिट आ गई है, और सेम प्रोसीजर होगा जो मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया है कि अगर सेल्स इनकम टैक्स के ऑर्डर की जो लिमिट है वो 20 मिलियन है तो फिर कौन हेयर करेगा, कमिश्नर अपील के पास जाकर अपील फाइल होगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स में असेसमेंट टैक्स की लिमिट 20 मिलियन से ज्यादा है तो फिर अपील कहां फाइल की जाएगी, एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के अंदर अपील फाइल की जाएगी। और वो फर्स्ट अपील सेकंड अपील नहीं होगी, जस्ट एक ही अपील होगी जो फाइल होगी, उसके बाद डायरेक्ट रेफरेंस किया जाएगा। सेक्शन 126A इसमें आ जाए, ये इंसर्ट किया गया है, ठीक हो गया। 126 शैल बी इंसर्टेड नेमली, यहां पे 120A इंसर्ट किया है, उसमें पार्ट ए में कहता है an appeal to the commissioner appeals shall lie where the value of assessment of tax or as the case may be refund of the tax। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो टैक्स लगाया है या उसका रिफंड का ऑडिट किया है। रिफंड का भी तो ऑडिट होता है ना, उसके बाद रिफंड इशू किया जाता है, जी आपका इतना रिफंड बनता है, वो आपसे डिसएग्री कर जाता है, टैक्स पेयर कहता है जी मेरा इतना रिफंड नहीं बनता, मेरा ज्यादा बनता है, आपने गलत मेरा रिफंड निकाला है, तो फिर टैक्स पेयर के पास इख्तियार होता है कि जाके वो अपील कर ले, जी ठीक है भाई जाओ अपील कर लो। तो ये कह रहा है कि रिफंड के ऑर्डर उसकी अमाउंट देखनी कितना रिफंड का ऑर्डर पास हुआ है, तो वो डज नॉट एक्सीड हो 20 मिलियन से। अगर 20 मिलियन से नीचे है तो फिर कमिश्नर अपील के पास पावर है कि वो उसको अपील को सुनेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो अंडरस्टूड है वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी। और फिर इसके बाद अगर ऑर्डर पास हो जाता है जी, कमिश्नर अपील ने ऑर्डर दे दिया या ATAR ने ऑर्डर दे दिया, तो क्या होगा, फिर सेक्शन 2 आपको बताता है कि वो रेफरेंस का इख्तियार होगा टैक्स पेयर के पास भी और ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के पास भी, वो रेफरेंस फाइल कर सकेंगे 133 के तहत। अच्छा जी, रेफरेंस फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल हो गया। अब वो कह रहा है कि उससे पहले अगर जो केस पेंडिंग है कमिश्नर अपील के पास, उसका क्या बनेगा भाई। उन्होंने वही बात कही जी, 16 जून 2024 तक कमिश्नर अपील के पास रहेंगे, उसके बाद वो स्टैंड करेंगे ATAR के पास के ट्रांसफर हो गए हैं और वहां पे उनकी हेयरिंग होगी। फिर ATAR के पास जो इख्तियारात होते हैं अपनी अपील को सुनने के, उसी इख्तियारात के मुताबिक वो उन पेंडिंग अपीलों को डिसाइड करेंगे। सेक्शन 130 एपलेट ट्रिब्यूनल, लें जी 130 का सेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल क्या कहता है, देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड। अब यहां से हम बात शुरू हो गई हमारी एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर की, ठीक हो गया।
हमने अभी तक देखा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या अपील आई, अपील से रिलेटेड मेन चेंज आई है, मेजर जो चेंज आया वो अपील से आया है। पहले होती थी 2 अपीलें, फर्स्ट अपील की टैक्स पेयर को अपना ऑर्डर पसंद नहीं आया, वो सेकंड अपील में चला जाता है, सेकंड अपील में चला गया, वहां से पसंद नहीं आया, रेफरेंस चला गया वो। अब ऐसा नहीं होगा, अब या तो इसके पास एक ही फॉर्म होगा, रेवेन्यू देखेगा, रेवेन्यू 20 मिलियन से ज्यादा है तो वो ATR चला जाएगा, 20 मिलियन से कम है तो CR के पास चला जाएगा। उन दोनों में से जिसके पास भी उसका केस एक के पास ही लगेगा ना, जैसे ही ऑर्डर आया उसके बाद वो उसके पास ऑप्शन बचती है सिर्फ रेफरेंस की, वो जाके रेफरेंस फाइल करेगा। अब हम थोड़ा सा ATR को भी देख लेते हैं भी ATR का इसमें क्या वक्त है ATR पे क्या चेंजिंग आएगा। जाहिर बात है ATR पे इतना लोड पड़ जाएगा तो उसमें क्या होने जा रहा है, देयर शैल बी स्टैब्लिश्ड, ये स्टैब्लिश किया जाएगा एन एपलेट ट्राइब्यूनल इंडियन रेवेन्यू हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड द एपलेट ट्राइब्यूनल इंडियन रेवेन्यू टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन कन्फर्ड आउट ऑन इट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई हैं उनको हल करने के लिए एपलेट ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। ओके जी, तो जो पहले से कायम है उसका क्या होगा, वो क्या जो पहले से कायम है वो वैसे ही अपना काम करते रहेंगे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो पहले से अपना काम करते रहेंगे। द एपलेट ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर, जी मेंबर पे कंसिस्ट होता है, इसके अंदर भी आपसे MCQs किए जा सकते हैं। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं या FPSC उनको अपॉइंट करती है एज पर क्वालिफिकेशन। ओके, आगे आ जाए। पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज द मेंबर, हाँ जी, कौन सा बंदा एलिजिबल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एडवोकेट होगा हाई कोर्ट का, फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से कम उसके पास जो है ना वो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो और उसकी क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड हो। हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीटिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, या कोई जो CA बंदा होगा उसने 10 साल से कम की उसकी प्रैक्टिस ना हो एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की, या फिर हैज, ये जो अंदर कॉलन आ रहा है इसका मतलब, या फिर हैज फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर प्रैक्टिस्ड प्रोफेशनली एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966। इसके तहत जो बंदा CM में होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसकी 10 साल के कम प्रैक्टिस उसकी ना हो, वो बंदा एलिजिबल होगा। या फिर इज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, या FBR का ऑफिसर होगा वो इनलैंड रेवेन्यू का, कस्टम का नहीं, इनलैंड रेवेन्यू का। 21वें ग्रेड का अफसर होगा, उसको डेपुटेशन पे वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। या इज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू BS20 हैविंग सर्व्ड इन सच ग्रेड फॉर 3 ईयर्स, या तो 20वें स्केल का अफसर हो और 3 साल तक उसने उसी ग्रेड में सर्विस की हो, या तो 21वें का हो, 21 में जैसे ही प्रमोट होगा वो एलिजिबल हो जाएगा, उसको सर्विस की जरूरत नहीं होगी। द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एनी मेंबर possessing qualification provided in a class, वो कह रहे हैं जी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है ऐसे किसी भी मेंबर को जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन हो जो ऊपर बयान की गई है एज अ चेयरमैन। ठीक है, और वो चेयरमैन कब तक ऑफिस होल्ड करेगा ये भी याद रखें, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्किप करेंगे तो अंदर से काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर आपको वो याद नहीं रहेगा। साथ कॉपी पेंसिल रखें पास और इसके नोट्स बनाते रहें कि हमने ये सेक्शन में से ये चीज़ें करनी हैं। नंबर 5, द मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन शेल सीज टू होल्ड ऑफिस ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द 62 ईयर्स, provided that member falling under clause C D of subsection 3 shall cease to hold office on attaining the age of superannuation under the law regulation their service। ओके जी, 62 तक वो चेयरमैन रह सकता है। आगे जी 131, appeal to the appellate tribunal subject to section 126A, any person other than the SEO state owned enterprises aggrieved by an order passed by an officer of the inland revenue commissioner और चीफ कमिश्नर और बोर्ड कमिश्नर अपील, इन सारों से अगर किसी का ऑर्डर पास हुआ है तो वो क्या कर सकता है, मेड देयर अंडर में विद इन 30 days of the receipt of such order prefer an appeal to the appellate tribunal or as the case may be और रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। 30 डेज की लिमिट हो गई भाई, सिर्फ 30 डेज के अंदर अंदर ही उसको अपील करनी है, या तो ATR के पास या फिर कमिश्नर अपील के पास उसे अपनी अपील करनी है। बाकी ये सारे पुराने हैं जी, प्रेस कर फॉर्मेट होगा। अच्छा, फीस के बारे में देख लेते हैं।
प्रेस्क्राइब फीस शैल बी 20,000 कंपनी के लिए होगी और 5,000 अदर देन कंपनी। ओके जी, बाकी इसमें अच्छा जी, अपील अपना ATIR अपना डिसीजन कब कब देगी, कितनी देर में देगी? चलो यार ये भी कर लें आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए। अपील ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द अपील विद इन 90 days of its filing, provided that appeal pending before the appellate tribunal on the date of commencement of the Tax Laws Act shall be decided within 180 days। लो जी, नई अपील जो भी होगी वो 90 डेज में होगी और उससे पहले जो भी पेंडिंग होगी वो 180 डेज के अंदर उनको डिसाइड करना होगा, जो जो अपीलें उनके पास पेंडिंग होंगी। बस बाकी उन्होंने अपना प्रोसीजर दिया है, वो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वही लॉ के अंदर जो है थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ है। रेफरेंस रेफरेंस का मेजर चेंज आया है, रेफरेंस 90 डेज होता था लेकिन अब ये विद इन 30 डेज के अंदर अंदर रेफरेंस टाइम बार्ड हो जाया करेगा, उससे पहले पहले रेफरेंस फाइल करना होगा। ओके जी, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, इसमें और इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है जो करने की ज़रूरत है। बाकी आप ये देख लीजिएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, FBR की वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप गूगल पर लिखेंगे टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 तो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसको तसल्ली से पढ़िएगा, देखिएगा, जो जो मैंने करवाया वो लाजमी देखिएगा और बाकी सारे को एक दफ़ा सरसरी सी नज़र मार लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।